हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर फंक्शन के बारे में एंड उनका यूज़ कैसे होता है एक्सेल में। तो सीखने के लिए बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। मैं हूं सैमी, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमने पहली वीडियो में सीखा था कि होम के अंदर जो क्लिपबोर्ड फंक्शन होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है या उसके अंदर क्या ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे होम एक्सेल में होम के अंदर फॉन्ट अलाइनमेंट एंड नंबर। ठीक है, इसका यूज़ कैसे होता है और इसका कुछ शॉर्टकट की भी हम की के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ये है, ये यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेल के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। ठीक है, हम कोई भी फॉन्ट यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। एंड यहाँ से जो है हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने अभी कुछ लिखा, ठीक है, ये हमने लिखा, इसका अगर हमें कुछ और फॉन्ट चाहिए, जैसे मुझे ये फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ से हमने इसको फॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया चेंज। और भी हम इसको फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। देन इसका साइज अगर हमें बड़ा करना है या छोटा करना है, तो इससे इसका साइज छोटा एंड बड़ा होता है। ठीक है, ये फॉन्ट नेम होता है और ये फॉन्ट साइज होता है। ओके, अगर हमें इसको अगर इसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी से इसको बोल्ड करेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। ये यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर एक बार हमने प्रेस किया तो ये बोल्ड हो गया। अगर हम इसको अनबोल्ड करना है तो हम कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करेंगे, अनबोल्ड हो जाएगा। या फिर यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। सेम आई इटैलिक, अब हम इटैलिक करेंगे तो इटैलिक के लिए जो है कंट्रोल आई होता है इसका शॉर्टकट की। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा से प्रेस करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल यू प्रेस करने से अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, अगर हमें दोबारा इसको अंडरलाइन नहीं चाहिए और हमें इसको नॉर्मल करना है तो कंट्रोल यू दोबारा प्रेस कर दें, ये फिर अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, इसमें दो होते हैं, एक सिंगल अंडरलाइन होती है, एक डबल अंडरलाइन होती है। ठीक है, तो यू कैन चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ से जो है ये जो होता है ये बॉर्डर के लिए होता है। जैसे अगर हमारा कोई डेटा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा कोई डेटा है और हम इतने एरिया में अगर बॉर्डर चाहते हैं, ठीक है, तो बॉर्डर का यहाँ पे डिफरेंट जो है फॉर्म्स हैं बॉर्डर की। यहाँ पे ऑल बॉर्डर चाहिए तो हम इसको ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसको नो बॉर्डर करना है तो नो बॉर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें जो है सिर्फ इसके चारों तरफ आउटसाइड बॉर्डर ही चाहिए तो आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो यूज होता है ज़्यादातर वो ऑल बॉर्डर्स का, नो बॉर्डर्स का और आउटसाइड बॉर्डर का होता है। ठीक है, कई बार कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन जैसे नंबर्स वगैरह होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, ये टोटल है, सपोज ये टोटल है। ठीक है, तो कई बार जो है इसके लिए हम जो है ये एक बॉटम वाला जो बॉर्डर होता है यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं इसको दिखाने के लिए यहाँ पे ये टोटल है। ओके, फिर अब आते हैं इसके कलर फिलिंग पे। अगर हमें इस सेल के अंदर कोई कलर फिल करना है तो हम यहाँ से जाके उसको कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। अगर और कलर चाहिए हमें तो मोर कलर पे जाके हम इसको कलर पिक कर सकते हैं। ओके, तो ये कलर फिल हो जाएगा इस सेल के अंदर, पर्टिकुलर इस सेल के अंदर। ओके, जितना एरिया आप सिलेक्ट करोगे, सपोज मुझे इतने एरिया में कलर चाहिए तो इतने में एरिया में आपको ये कलर हो जाएगा। ठीक है, और बॉर्डर हट गया। अगर आपको बॉर्डर भी चाहिए तो आप यहाँ से जाकर दोबारा बॉर्डर उसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये जो है इसका फॉन्ट कलर के लिए है। ये जैसे मान लो अभी ये जो लिखा है इसका फॉन्ट कलर हमें चेंज करना है तो फॉन्ट कलर के लिए हम जो है यहाँ पे इसको फॉन्ट कलर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से सेम इसके लिए भी यही है कि यहाँ पे भी मोर कलर है, कोई भी कलर आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं इसको, और फॉन्ट कलर आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, और ये जो होता है ये इंक्रीज फॉन्ट, यानी दैट मीन्स जो फॉन्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है ये दोनों। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप, 24 हो गया, 24, 26, 28। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये देखो छोटा हो गया ना। ठीक है, तो ये फॉन्ट का फंक्शन है। तो अब मूव होते हैं अलाइनमेंट पे। तो अब जो है मैं आपको बता रहा हूँ अलाइनमेंट फंक्शन। तो इसमें जो ये ऊपर जो लिखे हैं ये सेल के लिए, पर्टिकुलर सेल के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके लिए अगर मान लो ये हमें टिक करते हैं तो ये टॉप अलाइनमेंट होगी, ये ऊपर चला जाएगा। देखा आपने अभी, इसको ये हमने ऊपर कर दिया। ठीक है, अगर इसको हम करेंगे तो ये मिड में आ जाएगा, दैट मीन ये सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अगर इसको हम करेंगे तो ये फिर नीचे बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, ये बॉटम में हो गया। तो ये एज पर रिक्वायरमेंट होता है कि हमें कैसा उसको टेक्स्ट को रखना है। ठीक है, तो उसके लिए अलाइनमेंट होती है। ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है।
ठीक है। तो जैसे टेक्स्ट हमें लेफ्ट में चाहिए या मिडल में चाहिए या राइट में चाहिए, उसके लिए जैसे अगर लेफ्ट में है तो अभी ऑलरेडी लेफ्ट में ही है तो लेफ्ट में रहेगा। अगर मिडल में चाहिए, यहाँ पे मिड में, यहाँ पे मिड में चाहिए हमको, तो यहाँ पे मिड पे क्लिक कर देंगे, मिड में आ गया, ठीक है, मिडल हो गया, सेंटर जिसे बोलते हैं। ये अगर हमें राइट चाहिए तो राइट के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू लिखी है, ठीक है, ये वैल्यू लिखी है और ये वैल्यू जो है अभी तो फिलहाल राइट में आ रही है। कई बार क्या होता है, ये टेक्स्ट में इस तरह से आती है, तो अगर हम इसे राइट में चाहते हैं तो इस तरह से वैल्यू क्या होती है, ज़्यादातर राइट में ही होती है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इस राइट में वैल्यूज़ वगैरह होती है, अमाउंट वगैरह होता है, तो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिक्रीज फॉन्ट और ये सॉरी डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ओके, तो इंडेंट क्या होता है, जैसे सपोज हमने यहाँ पे हमने कुछ लिखा, समरी एग्जाम्पल, ओके। अभी क्या है, ये बिल्कुल एक ही फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमें इसका फॉर्म चेंज करनी है, दैट मीन्स इसको थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा करना है, तो जैसे इसको हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है, और ये समरी है, इसके बाद ये एग्जाम्पल है, इसको क्या करा हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंडेंट दे दिया यहाँ से, ऐसे अगर हम इसको इंडेंट देंगे तो ये आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सपोज हमने ये इंडेंट दे दिया, दैट मीन्स हेडिंग, एक हेडिंग हो गई, उसके बाद सब हेडिंग हो गई, सब हेडिंग की भी सब हेडिंग ये हो जाएगी, ठीक है। इसको जैसे हमने ये बनाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सेल में जो है सेल के अंदर ही लुक वाइज अच्छा करने के लिए इसको हम कर सकते हैं। इसके आगे कई बार वैल्यू डली होती है, जैसे यहाँ पे वैल्यू डली है, फिर यहाँ पे भी वैल्यू डली है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसको लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इसको इस तरह से इंडेंट का यूज कर लेते हैं एक्सेल शीट में। तो ये इंडेंट, अगर मान लो हमें इंडेंट ज़्यादा, हमसे ये इंडेंट ज़्यादा हो गया है तो इसको डिक्रीज करना है, तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये इंडेंट के लिए होता है। अब हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट की, ओके। तो रैप टेक्स्ट फंक्शन जो है वो एक्चुअली क्या होता है, इसमें जैसे अभी यहाँ पे कुछ डेटा लिखा होता है, यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे उसका एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिखा। तो इस तरह से अगर मान लो यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, कॉलम्स के अंदर हेडिंग्स दी है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम उसको, यहाँ पे कोई कंपनी का नेम डला है, ठीक है, सपोज ये कंपनी का नेम डला हुआ है। अब आप देख रहे हो कि कंपनी का नेम जो है वो कॉलम डी के अंदर भी दिख रहा है और कॉलम ई के अंदर भी दिख रहा है, ठीक है, कॉलम डी में भी और ई में भी दिख रहा है। बट ये एक्चुअल में ये टेक्स्ट जो है ये इधर कॉलम डी और ई में नहीं है, ये सिर्फ सी कॉलम की 13 सेल में है, ठीक है। यानी सी कॉलम का 13 सेल, यानी इस सेल में ये एड्रेस है, ये नाम डाला हुआ है, बट यहाँ पे कोई नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई नाम नहीं है। बट क्या हो रहा है, ये देख रहे हो इसके ऊपर आ रहा है, तो इसको क्या होता है, इसको एक्चुअली इसी सेल के अंदर समेटने के लिए क्या होता है, एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, फंक्शन होता है। इसको रैप टेक्स्ट अगर आप कर दोगे तो ये सिर्फ इसी के अंदर, इसी सेल में सिमट जाएगा। देखो ऐसे हो गया ना ये। अब क्या हुआ, जैसे आपने इसको ऐसे किया तो ये क्या है, ये रो की जो विड्थ थी, ठीक है, वो बढ़ गई है, ठीक है। यानी रो पहले क्या था, छोटा था, ये रो जो है पहले छोटी थी, ठीक है। अभी क्या हो गया है, रो जो है बढ़ गई है। तो इसको आप रो हाइट, जो रो विड्थ होती है, ठीक है, उससे आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें जो है 15 चाहिए, 17 चाहिए, कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे मोस्टली जो है 14 और 15 ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, एक्सेल शीट के अंदर। तो ये हो गया। देन इसकी अलाइनमेंट ठीक कर दो। ये अभी क्या हो रहा है, माइक्रो दिख रहा है, ये इसको यहाँ से कर दो, ठीक है। तो अब इसको हम कॉलम को बड़ा करेंगे। अब देख रहे हो, अब ये टेक्स्ट अभी भी हमें आधा दिख रहा है, ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा है। इसको अगर डबल क्लिक कर देंगे तो ये पूरा दिखने लग जाएगा, बट ये इसी सेल के अंदर है। अब हम चाहे कॉलम छोटा करें चाहे बड़ा करें, ये टेक्स्ट इसी के अंदर रहेगा, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट। अगर हम दोबारा क्लिक कर देंगे तो सेम वैसी हो जाएगा, देखो फिर वैसी हो गया ना, ठीक है। तो इसे रैप टेक्स्ट बोलते हैं। देन मर्ज एंड सेंटर, अगर मान लो ये टेक्स्ट हमें जो है इन दोनों कॉलम के अंदर चाहिए, ठीक है, इन दोनों कॉलम में, सी और डी कॉलम में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इसको पकड़ के यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया, देन मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे क्लिक किया, माउस से पकड़े रखो और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है, ऐसे करके। तो मर्ज एंड सेंटर, अब ये मर्ज एंड सेंटर हो चुका है, ठीक है, यानी मर्ज हो गई है दोनों सेल। अगर हमें दोबारा से इसको अनमर्ज करना है तो यहाँ से दोबारा क्लिक करो तो ये अनमर्ज हो जाएगा। तो इसका यूज ये है, जब हम सेल को मर्ज करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, हमको टेबल बनाते हैं, ठीक है, सपोज ये कोई एक टेबल है, अब मुझे यहाँ पे कोई हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये कॉलम है, ये ठीक है, ये कॉलम है, ये GHIJKL ये कॉलम है। बट ये कि मैं इस पूरी टेबल को एक हेडिंग देना चाहता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो है अपना टेक्स्ट डाल देंगे और इसको अकॉर्डिंगली जो है फॉर्मेट कर लेंगे, जैसे हमें फॉर्मेट करना है उसको, जैसे भी हमें इसको फॉर्मेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो है टेबल हो गई, ये टेबल है, इसमें हम जो है अपनी कुछ भी एंट्री कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये इस तरह से मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा नंबर, ठीक है। तो नंबर के बारे में, तो नंबर क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू लिखी है, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू लिखी हुई है, उसको अगर मान लो
अभी क्या है, जनरल है, ठीक है, जनरल में ही होती है मोस्टली वैल्यू, और जनरल में ही होनी चाहिए। अगर मान लो आप कभी फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं एक्सेल शीट में, तो एक्सेल में क्या होता है, अगर वो जनरल में नहीं है तो वो कंप्लीट क्या करेगा, उस फॉर्मूले को दिखाएगा, उसकी एक्चुअली जो फॉर्मूले का जो फंक्शन काम करता है ना, जैसे हमने कोई फॉर्मूला लगाया और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होना चाहिए था, वो रिजल्ट नहीं दिखेगा अगर वो जनरल में नहीं है तो, ठीक है। तो जनरल में उसको जनरल में करना पड़ेगा जिससे कि वो रिजल्ट दिख जाए। तो जनरल ये ऑलरेडी रहता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर इसको हमें नंबर करना है तो हम नंबर कर सकते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, ठीक है, फ्रैक्शन। तो ये सब फंक्शन है, ठीक है। इसको एज पर रिक्वायरमेंट जो है आप यूज कर सकते हैं। परसेंटेज जो है यहाँ पे, जैसे मान लो परसेंटेज चाहिए तो हमने ये परसेंटेज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करेंसी होती है, ठीक है। सपोज हमें जो है, अभी इसको वापस से जनरल कर देते हैं, नंबर कर देते हैं। ये करेंसी होती है। करेंसी जैसे इंग्लिश यूएस करेंसी चाहिए, डॉलर होता है, यूनो के यूएस का जो है डॉलर होता है, और यूके का जो है वो पाउंड स्टर्लिंग होता है, ठीक है। यूरो होता है, जैसे जर्मनी वगैरह में यूरो वगैरह चलता है, ठीक है। और चाइना वगैरह में यान चलता है। तो ये जो है करेंसी है, डिफरेंट करेंसी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। इस पर मैं एक वीडियो अलग से आपको बना के दूंगा, जिससे कि हर एक ऑप्शन के बारे में उसमें मेंशन रहेगा। तो आगे आते हैं, ये परसेंटेज का ऑप्शन है। परसेंटेज के ऑप्शन में जैसे मान लो अगर ये इसको क्लिक करते हो तो ये परसेंटेज लग गई, ठीक है। यहाँ पे इस अमाउंट के पीछे जैसे ये एक वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो ये वैल्यू को अगर हमें अमाउंट की तरह दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, और जिससे क्या होगा, देखो ये कोमा में सेपरेट हो गया और अमाउंट की तरह दिखने लग गया, ठीक है ना। पीछे डॉट डबल जीरो भी लग गया, ओके। इसके बाद आता है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, ओके। तो ये जो ऑप्शन है, ये जैसे पीछे अगर डेसिमल हमें देखना है तो डेसिमल वैल्यू को, ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू जैसे अभी क्या है, डबल जीरो आ रहा है। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको डिक्रीज कर देंगे ऐसे, देखो अब ये डबल जीरो हट गया यहाँ से, इसको हम डिक्रीज कर देंगे। अगर हमें ये चाहिए तो हम इसको इस तरह से इंक्रीज कर देंगे, तो ये डेसिमल वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फंक्शन काम करते हैं, ये डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल का, ओके। तो आपको जो मैंने ये वीडियो में सिखाया उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, एंड याद भी रहेगा। एक्सेल में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतनी ही आपकी एक्सेल की नॉलेज अच्छी होगी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।